हेलो एवरीवन। तो फाइनली मैं सबसे मोस्ट वांटेड वीडियो लेके फाइनली आ गई हूँ, जो कि है एनटीपीसी कैंडिडेट्स हो या जो CGL 23 से जिसका सिलेक्शन हुआ है या फिर आगे में सिलेक्शन होने वाला है, जो लोग अभी रेलवे में नौकरी कर रहे हो, तो उनके लिए रेजिग्नेशन प्रोसेस जो कि बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसेस है जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। तो मैं एक्चुअली लास्ट मंथ इसका वीडियो डालने वाली थी और ये सबको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एनटीपीसी से पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था और एसएससी CGL 22-23 में भी सिलेक्शन बहुत सारा कैंडिडेट्स का हुआ है। अब जो CGL ज्वाइन करने से पहले रेलवे ज्वाइन कर लिए है या फिर ट्रेनिंग पे है अभी या फिर ट्रेनिंग हो चुका है, तो उन लोगों के लिए रेजिग्नेशन प्रोसेस जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको भी इससे गुजरना है। तो पहले ही मैं बोलती हूँ, 2 टाइप का रेजिग्नेशन है, जो कि एक है नॉर्मल रेजिग्नेशन और दूसरा है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो टेक्निकल आप तब दे पाओगे जब आप पहले से ही रेलवे को आप इंटीमेट कर दिए थे कि मेरा जिस दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए या फिर कुछ अदर प्रोसीडिंग्स के लिए बुलाए थे रेलवे से, उसी दिन आपको वो देना था कि मेरा इस जगह पे मैंने इस फॉर्म को फिलअप करके रखा है। मतलब आपका एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस कि ये एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ, फॉर्म मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, या फिर इस एग्ज़ाम का मेरा एक स्टेज हुआ है, बाकी 2 स्टेज बाकी है, या फिर किसी एग्ज़ाम का पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म हो गया है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, या फिर किसी का फाइनल रिजल्ट आ गया बट मेरा ज्वाइनिंग के लिए अभी बाकी है। तो पूरा इंटीमेशन देना था एट वेरी फर्स्ट डे, बट जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो लोग नहीं दे के रखे होंगे। अभी बाद में जब पता चल रहा है तब जाके दे रहे हो। अब वो रेलवे के ऊपर है कि वो वाला इंटीमेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जो कि मैं पहले दिन मैं अपनी बोलती हूँ, जो कि मैं पहले दिन इंटीमेशन देने गई थी, बट वो सेक्शन ने उस इंटीमेशन को रिसीव नहीं किया था। और बाद में मैंने जब दिया तो मतलब जो पर्सनल सेक्शन से ये सब रेजिग्नेशन प्रोसेस किया जाता है, वहाँ से बोला गया कि क्योंकि मैं पहले ही इंटीमेशन नहीं दी थी तो टेक्निकल नहीं मिलेगा। जबकि मैं लेवल 5 से लेवल 7 में जाने वाली थी, वो लोग अगर चाहते तो टेक्निकल मुझे आराम से दे सकते थे, और सिर्फ मैं ही नहीं और भी लोग थे। तो टेक्निकल नहीं मिला। और रेलवे में बॉन्ड भी भरे हो, तो बॉन्ड पे तो लिखा ही था कि पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट और उसके ऊपर 12.5% का इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। तो अल्टीमेटली मैं मेरा स्टोरी बोली हूँ, जितना मुझे नहीं मिला था ट्रेनिंग में उससे ज़्यादा मैं दे के आ गई हूँ। अब फैक्ट बोलूँ तो आप नहीं लड़ पाओगे उससे, क्योंकि एक तो आपको नॉर्मल रेजिग्नेशन मिलने में भी एक बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट होगा, उसके ऊपर एक टाइम का फैक्ट है। और आप जहाँ पे अभी ज्वाइन करने वाले हो तो वहाँ पे भी एक्सटेंशन एक लिमिट तक ही मिल सकता है, जो कि जनरली 6 मंथ का होता है। बट आप सोचो कि एक 2 बार एक्सटेंशन ले पाओगे। लाइक मेरा 30 दिसंबर तक का ज्वाइनिंग डेट वो लोग दिया है। अब मैं 30 दिसंबर तक मुझे रेजिग्नेशन प्रीवियस डिपार्टमेंट से या रेलवे से नहीं मिला, तो मुझे क्या लग रहा है कि अगला महीने तक मिल जाएगा। तो मैं और 1 मंथ का एक्सटेंशन ले ली हूँ। अब क्या हुआ, रेलवे से मुझे अगला मंथ भी एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो फिर मैंने और 1 मंथ का एक्सटेंशन ले लिया। मान लिया वो एक्सटेंशन भी मुझे मिल गया, जनरली मिल जाता है। अब उस महीने पे भी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर रिलीविंग ऑर्डर मुझे नहीं मिला है अभी तक, तो आपको जो एक्सटेंशन मिलेगा ना, उस पे भी एक ऐसा क्लॉज रहेगा कि ये आपको फाइनल एक्सटेंशन दिया जा रहा है। नॉर्मल रूल है 6 मंथ तक मिलेगा, बट वो लोग भी कितना बार एक्सटेंशन देंगे, हर एक का एक प्रोसीड्यूर होता है ना। तो वो लोग भी ऐसा दे देगा कि आपको
यही फरवरी तक का ही एक्सटेंशन मिल रहा है। आगे इसके अंदर अगर आप रिपोर्ट नहीं किए हैं तो योर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड, लाइक दैट। तो और दूसरा जो आपका रूल है कि नॉर्मल रेजिग्नेशन, सीधे जाओ भाई, बोल दो कि मुझे रेजिग्नेशन चाहिए, पिछला ऑफिस का कोई फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। और लगभग आई थिंक मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को नॉर्मल रेजिग्नेशन ही मिलेगा, क्योंकि इंटीमेशन मुझे नहीं लगता वो लोग जिस टाइम का मांग रहे हैं उस टाइम किसी ने भी दिया होगा, क्योंकि मैं खुद जमा देने गई थी तो पैनल सेक्शन ने इंटीमेशन लेटर लिया ही नहीं था। अब मैं किससे बोलूँ, कौन मानेगा कि वो लेटर नहीं लिया था। और ओरल कोई मतलब ओरल एविडेंस नाम का कुछ एक चीज़ का एग्जिस्टेंस है ही नहीं एक्चुअली। तो मैक्सिमम को तो यही मिलेगा, नॉर्मल रेजिग्नेशन। अब नॉर्मल रेजिग्नेशन आप डाल दो और उस पर बोल दो कि जितना भी मनी या ड्यू है मेरे नाम पे मैं पे कर दूंगी, आप मुझे नॉर्मल रेजिग्नेशन दे दो। लेकिन ये भी बोलूँ कि बहुत टाइम लेता है यूजुअली वो लोग। एक्चुअली प्रोसेस देखो किसी भी काम में, अब एक पुलिस केस में भी वो लोग चाहे तो शायद 20 दिन में भी किसी केस का सॉल्यूशन दे सकता है, बट देते नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इतना कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट टाइम लगेगा आपको, मतलब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में, रिलीविंग ऑर्डर मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक्सटेंशन भी लेना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम का ही लो। आप जिस भी क्लर्क को अप्रोच कर रहे हो रेजिग्नेशन के लिए, उससे बात करो कि सर कितने टाइम में मिल सकता है मुझे रिलीविंग ऑर्डर। 1 टाइम एक्सटेंशन लो, मैक्सिमम 2 टाइम्स, उसके आगे एक्सटेंशन के लिए मुझे नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये है एक नॉर्मल रेजिग्नेशन और एक टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या चीज़ है, ये वो बात है। और टेक्निकल में कुछ फैसिलिटीज़ मिलता है, बट जब आपको नॉर्मल रेजिग्नेशन मिलने में ही इतना टाइम लग रहा है, इतना हैरेसमेंट हो रहा है, आप तो वो बेनिफिट्स के बारे में भूल जाओ, सिंपली कोई उम्मीद रखो ही मत। अब आता है रेलवे में जिसका CGL 23 के थ्रू ज्वाइनिंग हुआ है, वो लोगों ने किसी का DV भी हो चुका है और किसी का DV नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया था, क्योंकि मैं सेम प्रोसेस से गुजर चुकी थी। तो एक मतलब ये ऑफिशियली बोलना नहीं चाहिए, बट जिसका DV नहीं हुआ है, मैं बोलूँगी कि आप लोग मतलब अगर ट्रेनिंग पीरियड में हो, मैक्सिमम वही है, ट्रेनिंग पीरियड में है, स्पेशली सीनियर CCTC का, तो बोलूँगी कि आप लोग DV में मेंशन ही मत करना कि आप अभी रेलवे की ट्रेनिंग में हो। जो लोगों का DV के बाद स्टेशन पोस्टिंग हो गया है उसका तो अलग बात है, उसको रेजिग्नेशन में ही जाना पड़ेगा। बट स्पेशली जो लोग ट्रेनिंग में है उनको मैं बोलूँगी कि एक्चुअली मैं हावड़ा डिवीज़न से हूँ, तो मुझे हावड़ा डिवीज़न के बारे में ही ज़्यादा पता है, एक्चुअली अच्छे से पता है। बाकी का मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ क्या होता है, बट ट्रेनिंग के दौरान आप अगर रेलवे छोड़ोगे तो मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में वो लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेनिंग के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो तो आपका सैलरी नहीं है, वो एक स्टाइपेंड आपको इट्स काइंड ऑफ बैंक ट्रांसफ़र की तरह मिलता है। तो उसका रिकॉर्ड आपका मतलब अपकमिंग जो डिपार्टमेंट पे आप ज्वाइन करने वाले हो वहाँ पे वो लोग नहीं जान पाएंगे। आई थिंक आपका तो जो लोग ट्रेनिंग पीरियड में हो उनका प्रान नंबर भी नहीं है, क्योंकि मैं रेलवे से पहले भी और एक डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो मेरा प्रान नंबर पहले से ही था। तो आपको तो उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रान नंबर भी नहीं है। और रेलवे में एक्चुअली क्या होता है, आप अगर ट्रेनिंग के दौरान रेलवे छोड़ दोगे तो आपको ट्रेनिंग का स्टाइपेंड तो मिल जाएगा,
और उसको आपको लौटाना भी नहीं पड़ेगा, रेजिग्नेशन प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। करंट जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो वहाँ पे भी डिले नहीं होगा। और रेलवे से क्या होता है, वो लोग जब एब्सेंट पाते हैं किसी को 2 इयर्स के लिए, तो वो लोग 2 साल में उसको सिस्टम से रिमूव कर देता है। इट्स लाइक अ पेनल्टी, जिसका पेनल्टी यही है कि आपको रिमूव कर दिया गया है, तो वहाँ पे पैसों की कोई बात आता ही नहीं है। और अगर आपको डर लग रहा है कि अगर पैसे की बात है, तो देखो, सबसे पहले रेलवे आप ही को अप्रोच करेगा, ठीक है। उनको सिर्फ अपना मॉनेटरी लॉस से मतलब है, तो मॉनेटरी लॉस आपके पीछे जितना हुआ, आपको पहले यही अप्रोच करेगा कि आप वो मनी हमको लौटा दो। तो 2 साल बाद आएगा, लौटा देना। ये मैं वर्स्ट केस बोल रही हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नए डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, अगर हम फंस जाएंगे, तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग नहीं फंसोगे। ऐसे हजारों फाइल पड़ा है रेलवे में, ठीक है, जिसको 2 साल बाद रिमूव कर दिया जाता है। और अगर आपका ये प्लान है कि मैं अगले किसी एग्जाम देके फिर से रेलवे में आना चाहती हूँ या फिर आने का चांसेस है, तो बोलूँगी रेजिग्नेशन प्रोसेस में जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और HRMS ID अगर बन गया है तो बोलती हूँ, HRMS ID हर एक डिपार्टमेंट का अलग बनता है। रेलवे में आपका HRMS बना कि नहीं, उससे आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर को वो पता नहीं चलेगा। वहाँ पे आपका नया HRMS, नया एम्प्लॉयमेंट कोड जनरेट होगा, वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग होता है। तो आपको मतलब कोई सीरियस इशू नहीं है। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है DV, तो बोलूँगी बेस्ट है कि आप DV में मेंशन नहीं करो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, और रेलवे में भी कोई फर्दर प्रोसेस में आप इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और अगर आपका स्टेशन पोस्टिंग हो गया है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से सैलरी ले रहे हो ऑलरेडी, उधर आपका NPS जमा हो गया होगा, प्रान नंबर भी जनरेट हो गया होगा, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो। बट ये सबसे बेनिफिशियल उसी के लिए है जिन लोगों का DV अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, और मैं इतने दिनों से ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन पता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और रेलवे के इस रेजिग्नेशन प्रोसेस में मैं खुद मेंटली हरास्ड हो चुकी थी। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और रश में मैं ट्रेनिंग भी आई, इधर भी मैं सेटल किसी तरह होके ही, और मेरे पास इतना सारा फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं ना मेरे व्हाट्सएप में, फिर टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैं आज भी मैं ट्रेनिंग करके आके ही पहले बैठी हूँ कि वो वीडियो बनाने, क्योंकि आज भी मेरे पास कॉल आ रहा था। तो इसलिए अब देखो, मतलब मैं जो भी आपको बोल रही हूँ ना, इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे, नॉर्मल रेजिग्नेशन में, तो सिंपली मैं आपको मतलब ब्रीफली बता देती हूँ। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम उसके लिए रखना होगा। ये आपका माइंडसेट में रहना है कि मुझे सारा पैसा लौटाना है। अगर ट्रेनिंग पे आपका स्टाइपेंड मिल गया है या जस्ट मिलने वाला है, तो वो स्टाइपेंड प्लस इंटरेस्ट आपको देना होगा। या फिर बीच ट्रेनिंग में आप छोड़ने वाले हो, आपको स्टाइपेंड नहीं मिला है, तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना होगा। एक तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा भी नहीं, तब भी आपको देना होगा ट्रेनिंग कॉस्ट, जो कि होता है कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या फिर जो अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो जो भी टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ हो रहा है उसके पीछे कुछ तो खर्च हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे वो कुछ 35-40 हज़ार तक आएगा फुल ट्रेनिंग में, तो वो आपको देना होगा। और टाइम तो चाहिए ही, और मतलब जो एक हैरेसमेंट आपका होगा, नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि मैं लगभग 1 महीना ना हर दिन लगभग मैं डिवीज़न में जाके बैठी रहती थी, बोलती थी, तो ऐसा हुआ है। और फिर मेरे इनकम टैक्स में भी मैं एक्सटेंशन डाल रही हूँ, इससे कांटेक्ट कर रही हूँ, उससे कांटेक्ट कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसी बात है। ये गया नॉर्मल रेजिग्नेशन।
सेकंड है टेक्निकल रेजिग्नेशन, जिसका उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि इंटीमेशन जिस टाइम का मांग रहे उस टाइम का किसी के पास होगा ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि मेरा जब एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम इंटीमेशन, तो शायद ही दूसरा किसी का किया होगा। फिर भी अगर एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपको टेक्निकल मिलेगा, तो वो लोग एक बॉन्ड मांगते हैं। बॉन्ड जो है कि बॉन्ड ट्रांसफर, आपको रेलवे में जो बॉन्ड बनाया है वो लोग उसी बॉन्ड को आपका करंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा। उसमें आपको ये लिखना है कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट से मेरी करंट मिनिस्ट्री पे मेरा फाइल डॉसियर जा रहा है और मैं यहाँ पे बॉन्ड भरी थी 5 साल के लिए, जो कि मैं अगले डिपार्टमेंट पे वो 5 साल मतलब सर्विस करूँगा या करूँगी। अगर मैंने नहीं किया उस डिपार्टमेंट तो मुझे वो बॉन्ड वाला पैसा देना होगा, ऐसा करके। तो ठीक है, एक्चुअली ये डीड ऑफ इंडेमनिटी है जो कि जो बना सकता है, मतलब नोटरी होता है ये सब चीज़ों का, हर एक का एक सिस्टम होता है ना ये सब चीज़, क्योंकि आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, ठीक है। बट जैसे मेरी डिवीजन है हावड़ा, वो लोग मांगे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से वो वाला एटेस्टेशन। एटेस्टेशन होता कब है? जब आपका नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, मम्मी पापा का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर कुछ ऐसा गलती हुआ हो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल होके उस पर एटेस्टेशन देता है कि नहीं इसका नाम ये नहीं वो है, ठीक है। लेकिन आप ये जॉब कर रहे हो, जॉब आप छोड़ के दूसरा जॉब में जाओगे या छोड़ोगे, वो सब पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्यों लेगा? तो फिर नोटरी क्यों रखा है? ठीक है। बट आपको हावड़ा डिवीजन में अगर टेक्निकल चाहिए तो आपको वही वाला बनवा के देना होगा, कैसे भी हो। उसके पीछे भी मैं 10-15 दिन दौड़ी हूँ एसडीओ में, और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि कैसे कैसे मैं वो बनवाई थी, बट फिर भी लास्ट में टेक्निकल नहीं दिया था तो वो भी बेकार ही हो गया था। बट यही बोलूँगी कि टेक्निकल में ये आपको बनवाना ही होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम 2-3 वो बना के दे दिए थे, जबकि नहीं मिला था टेक्निकल, बट हमको पहले लगा था कि मिल जाएगा, वो लोग भी वही बोल रहे थे, लेकिन नहीं मिला। तो वो बनवा के आपको देना ही होगा, आप जैसे भी हो वो बनवाना होगा। उसके बाद टेक्निकल मिलेगा, उसमें भी आपको आप लगभग 3-4 महीने पकड़ के रखना कि नॉर्मल रेजिग्नेशन में जाओ या फिर टेक्निकल में जाओ, वो आपको चाहिए, ठीक है। तो यही बात है कि रेजिग्नेशन प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक है, बट शायद मैं ज़्यादा डरा दी हूँ आपको, तो मैं बोल रही हूँ कि सिंपली डीवी अगर नहीं हुआ है, अभी CGL 23 से जो सिलेक्टेड हो, डीवी अगर नहीं हुआ है तो आप मेंशन मत करो, डरने की कुछ बात नहीं है। अगर आपको रेलवे में फिर से कभी नौकरी लेके आना है तो फिर आप रेजिग्नेशन प्रोसेस में जाओ, और जिसका ट्रेनिंग अभी ख़त्म होने वाला है या फिर डीवी अगर हो गया है और आप मेंशन कर चुके हो, तो फिर आपको नॉर्मल रेजिग्नेशन में ही जाना होगा। और अगर इस दौरान आप फिर भी ट्रेनिंग नहीं हो तो मैं बोलूँगी कि आप ट्रेनिंग कर लो, स्टेशन पोस्टिंग भी लो, इधर आपका सैलरी भी मिलता रहेगा और आपका रेजिग्नेशन प्रोसेस भी चलता रहेगा। और वहाँ से एक ही बार में थोड़ा ज़्यादा टाइम का एक्सटेंशन मांग लो। आई होप एटलीस्ट 3-4 महीने में मिल जाएगा आपको रिलीविंग ऑर्डर। तो कुछ तो छोड़ना ही होगा ना अभी। और जिसका पूरा स्टेशन पोस्टिंग हो गया है उसको तो रेजिग्नेशन ही लेना होगा। तो यही है रेजिग्नेशन प्रोसेस। और आपको अगर इसके बाहर भी कुछ चीज़ें पूछना है मुझे, प्लीज़ कमेंट पे बताओ ताकि मैं भी रिप्लाई कर पाऊँ। हो सकता है कि आपका कंसर्न दूसरे और भी कैंडिडेट्स का हो। और मैं बहुत ही सॉरी हूँ कि मुझे ये वीडियो बहुत पहले डाल देना चाहिए था। बहुतों का डीवी हो गया और वो मुझे बोल रहे थे ना, मुझे खुद बुरा लग रहा था, इसलिए मैं आज दौड़ के आके ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी, उन लोगों के लिए ख़राब लग रहा है, बट मैं उनको भी
कैसे बच सकते हो, क्या करना है, मैं बोल दी हूँ। और इस वीडियो में मैं लगभग सब कुछ कवर कर दी हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट पे भी बोल सकते हो। बेटर रहता है कि कमेंट पे बोलो तो बाकी लोगों को भी एक ही बार में पता चल जाएगा। और जिनको CGL 23 के तहत मतलब नौकरी मिल गया है, बेटर पोस्ट, बेटर अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस, माय हार्टीएस्ट कंग्रेचुलेशंस। तो अच्छे से काम करो, और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।